हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया की जो टोटल लैंड है उसके कितने परसेंट के ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं और इस एग्रीकल्चर वाली जो लैंड है इसका कितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है और इसकी भी हम फर्दर डिवीजन करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है, कौन सी पॉलिसी के तहत इंडिया ने अपने फॉरेस्ट कवर को 33% रखने की कोशिश की। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं लैंड यूज। किसी भी जगह का जो लैंड यूज है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर जो नेचुरल फैक्टर हैं जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, इनको इंक्लूड किया जाता है। और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं इनमें पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस को हम शामिल करते हैं। अब इनको एक एक स्टडी करते हैं। टोपोग्राफी, किसी भी जो जगह की जो जमीन है वो कैसी है, उबड़ खाबड़ है, रोकी है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, ये टोपोग्राफी कहलाता है। अगर इनमें से एरिया प्लेन्स है तो क्रॉप कल्टीवेशन ज्यादा होगा, प्लेन्स नहीं है तो क्रॉप कल्टीवेशन कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है। यदि दोनों चीजें क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल हैं तो क्रॉप कल्टीवेशन बढ़ेगा, अगर फेवरेबल नहीं है तो क्रॉप कल्टीवेशन कम होता है। सॉइल टाइप्स, सॉइल टाइप्स में हम देखते हैं अगर सॉइल फर्टाइल है तो वहां पर क्रॉप कल्टीवेशन ज्यादा होगा, अगर सॉइल सैंडी है या डेजर्ट वाला एरिया है तो वहां पर जो क्रॉप कल्टीवेशन है ये घट जाएगा। अब ह्यूमन फैक्टर्स में देखते हैं कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। पहला पॉइंट, पॉपुलेशन डेंसिटी। यदि किसी कंट्री की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, कहने का मतलब डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर क्रॉप कल्टीवेशन को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जाएगा, क्योंकि इतने लोगों को जो फूड सप्लाई करना है वो क्रॉप्स को बढ़ाकर ही हम अचीव कर सकते हैं। सेकंड है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का मतलब मान लो जमीन में पानी नहीं है तो हमारे पास ट्यूबवेल बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे पास कैनाल्स बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और जैसे हम यूएसए के अंदर देखते हैं वहां पर जो फार्म हाउसेज हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है, तो फार्मर्स के पास बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यूएसए की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी केवल 4% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर करती है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यूएसए के अंदर एग्रीकल्चर करने की काफी उन्होंने टेक्नोलॉजीज को अचीव कर लिया। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। इजराइल कंट्री की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है इट इज राउंड अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब एक डेजर्ट टाइप का एरिया होता है, लेकिन फिर भी इजराइल के अंदर अगर देखा जाए तो काफी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती हैं। उन्होंने कुछ टेक्निक्स को अचीव कर लिया। इसके अलावा कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, आपने एक टाइप की एग्रीकल्चर का नाम सुना होगा जिसको हम झूमिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। झूमिंग का मतलब स्लैश एंड बर्न। कुछ टाइम के लिए क्या होता है, किसी फॉरेस्ट को क्लियर करके उसमें आग लगा देते हैं, फिर वहां पर 2, 3, 4 साल के लिए एग्रीकल्चर करना, फिर उस जगह को छोड़कर नई जगह के ऊपर नए फार्म्स को बना लेना। इट इज नोन एज द झूमिंग कल्टीवेशन। इस टाइप के अगर वहां लोग रहते हैं तो परमानेंट एग्रीकल्चर करना वो पसंद नहीं करेंगे। तो लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। कल्चर एंड ट्रेडिशंस का मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर किस टाइप की देखने को मिलेगी। अब इंडिया का लैंड यूज डाटा देखते हैं। जो इंडिया का जो टोटल सरफेस एरिया है इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से हमारे पास केवल 93% जो एरिया है इसी का डाटा अवेलेबल है। बाकी जिन एरियाज का जो हमारे पास डाटा नॉट अवेलेबल, यानी कि जिस एरिया का हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है वो कौन कौन से हैं? मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट राजस्थान। राजस्थान को छोड़कर इंडिया के जो 7 स्टेट्स हैं जिनको हम ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एक्सेट्रा, इनका हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं है। पीओके, जिस कश्मीर के पार्ट के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसका हमारे पास डाटा नहीं है। सीओके, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो पार्ट जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया उसका भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पास्चर लैंड, जिस लैंड के ऊपर एनिमल्स की ग्रेजिंग करवाई जाती है उसको पास्चर लैंड कहा जाता है। अगर कैटल पॉपुलेशन की बात की जाए
तो इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन पाई जाती है। इस हिसाब से इंडिया के पास काफी पास्चर लैंड होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। हमने अपनी जो पास्चर लैंड था उसका कुछ यानी कि 1.5% लैंड को कम कर दिया, खो दिया। 4.71% हमारे पास पास्चर लैंड थी 1960s में, जो घटकर 2014 में 3.3% रह गई। इंडिया के पास जो कैटल पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। ह्यूज कैटल पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया का मतलब जिस जमीन के ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसके अंदर वेरी फर्टाइल लैंड और करंट फैलो लैंड दोनों का टोटल किया जाता है, इट इज नोन एज नेट सोन एरिया। इंडिया की जो टोटल लैंड है इसका 54% एरिया है, इसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो इंडिया का NSA नेट सोन एरिया है, इट इज 54%। इनमें कौन कौन सी टाइप की लैंड को शामिल किया जाता है? वेरी फर्टाइल लैंड प्लस करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड कौन सी होती है? कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन 2 और 3 ईयर। जिस जमीन के ऊपर कभी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, यानी कि 1 साल एग्रीकल्चर कर ली, फिर छोड़ दी, फिर कर ली, फिर छोड़ दी, इस टाइप की जो लैंड होती है इट इज नोन एज करंट फैलो लैंड। इसके अलावा इंडिया में कुछ वेस्ट लैंड भी होती हैं। वेस्ट लैंड कौन सी होती हैं? जिन जमीनों के ऊपर एग्रीकल्चर करना काफी महंगा पड़ता है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि क्रॉप कल्टीवेशन का जो इनपुट है वो आउटपुट से ज्यादा रहता है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर करना इस टाइप की लैंड के ऊपर घाटे का सौदा होता है। तो उस टाइप की जो लैंड है उसको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी। जमीन की जो क्वालिटी है काफी पुअर है, और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। या फिर वहां पर अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो हमारा काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। इस टाइप की लैंड को हम वेस्ट लैंड बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया, अगर देखा जाए तो जो नेट सोन एरिया है ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। जैसे हरियाणा और पंजाब के अंदर ये दोनों स्टेट अपनी 80% से भी ज्यादा जो लैंड है इसको कल्टीवेट करते हैं। इसके अपोजिट में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर केवल 10% जो लैंड है उसी के ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है। और कुछ और दूसरी स्टेट्स जिनके केवल 10% एरिया के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं वो है मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ देखते हैं 80% जो एरिया कल्टीवेशन में यूज होता है वो स्टेट है पंजाब और हरियाणा। फॉरेस्ट एरिया, जिस एरिया के ऊपर वेजिटेशन नेचुरली ग्रो करती है उसको फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि हर कंट्री का जो टोटल एरिया है इसका 33% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ऐसा इंडिया गवर्नमेंट ने भी कहा था। ये 1952 में डिसाइड किया गया। एक फॉरेस्ट के ऊपर एक पॉलिसी बनाएगी जिसको हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 कहते हैं। इस पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया का जो टोटल लैंड सरफेस है इसका 33% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। क्यों? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है वेजिटेशन कवर है ये भी काफी रिच होना चाहिए, जो वाइल्ड लाइफ है वो भी काफी रिच होनी चाहिए। इससे हमारा जो एनवायरमेंट है उसकी जो फिल्ट्रेशन है गैसेस की ये बढ़िया बनेगी, एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन बनेगा। इट इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड ऑन इट। फ्रिंज का मतलब होता है किनारे पर। कई बार हम देखते हैं कुछ विलेजेस के साथ में फॉरेस्ट लगा होता है। इस टाइप के जो विलेजेस हैं यहाँ के लोग इन फॉरेस्ट में जाकर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना या हनी को कलेक्ट करने जैसी एक्टिविटीज को करते हैं, और इन चीजों को मार्केट में सेल करके वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। इससे उनकी जो आजीविका है वो चलती है। आदिवासियों के लिए जो फॉरेस्ट एरिया है अपने आप में एक वरदान है, ब्लेसिंग है। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया के जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए बचाना भी काफी जरूरी होता है। अब देखते हैं वेस्ट लैंड के अंदर किस टाइप की लैंड को इंक्लूड किया जाता है। जो लैंड रोकी होती है एग्रीकल्चर की दृष्टि में, नजरों में, उसको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं। एरिड लैंड को भी एग्रीकल्चर के हिसाब से वेस्ट लैंड कहा जाता है।
और डेजर्ट एरिया को भी वेस्टलैंड कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो किसी भी टाइप की लैंड को वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरियाज को एग्रीकल्चर के बिहाफ के ऊपर या हिसाब से हम इनको वेस्टलैंड कहते हैं। अगर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, जमीन का वह पार्ट जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते लेकिन फिर भी वो ऑक्युपाई हो जाती है, जैसे सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री, इन सभी में भी लैंड का काफी ज्यादा पार्ट हम यूटिलाइज कर लेते हैं, तो इनकी भी प्लानिंग काफी जरूरी है। इतना सब होने के बाद हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जो लैंड होती है उसकी जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और साथ में कई बार लैंड इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स को ओवर यूज करने की वजह से वो इतनी पोल्यूटेड हो जाती है कि उसके ऊपर क्रॉप कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं रहता। आज पंजाब में कुछ ऐसे पूरे गांव के गांव हैं जिन्होंने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को इतना ज्यादा यूटिलाइज कर लिया कि पूरे गांव की जमीन एक हिसाब से पॉइजनस बन गई, जहरीली बन गई। आज उन गांव की जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है। तो ये डिग्रेडेशन हमें लैंड को होने से भी बचाना है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है ये कैसे है और कितने लैंड का हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो इस टाइप के पॉइंट्स इस वीडियो में हमने स्टडी किए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।